हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, हम लोग यूरोपीय शक्तियाँ पढ़ चुके हैं। कहे कि जो हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास जब देख रहे थे, आधुनिक भारत इतिहास का कक्षा 1 देखे थे, तो उसमें हम लोग आधुनिक भारत किस तरह से पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा किए थे। तो उसमें एक पिलर के रूप में था यूरोपियन शक्तियाँ। तो यूरोपियन शक्तियाँ को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक यूरोपियन शक्तियाँ ख़त्म कर चुके हैं। जैसे में यूरोपियन शक्तियाँ ख़त्म हो गया, उसके बाद में थोड़ा सा उससे रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन के बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। और तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम रिवीजन करवा देते हैं क्या पढ़े थे हम लोग पीछे यूरोपियन शक्तियाँ में। तो यूरोपियन शक्तियाँ में दोस्त देखे थे कि किस तरह से वास्को डी गामा भारत का रास्ता खोजता है, और वो भी एक समझिए कि एक भारत में हीरो के रूप में एंट्री मारने की कोशिश करता है। सोचता है कि हीरो बन के हम भारत में आएंगे और व्यापार करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, शुरू में वो हीरो ही रहता है भारत के लिए, क्योंकि नया नया रास्ता ढूंढता है। और उसमें विलेन का रूप निभा रहा था अरब। उसके अकॉर्डिंग माने पुर्तगाल हीरो बनता है और विलेन को बना देता है अरब को, और अरब को भारत से निकाल के बाहर फेंक देता है। और उसके बाद पुर्तगाल फिर व्यापार अपना स्थापित करता है। और जब पुर्तगाल व्यापार स्थापित करता है, उसके बाद धीरे धीरे 100 साल तक लगभग व्यापार पुर्तगाल अपना स्थापित कर लेता है, व्यापार करता है भारत के साथ। बहुत सारा देश में फैक्ट्री भी खोलता है, और इस तरह से बहुत सारा मुनाफा कमाता है पुर्तगाल। और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारा पुर्तगाल के देख के बहुत सारा अनेक कंपनियां भी भारत में आना शुरू होता है। और जब अनेक कंपनियां आना शुरू होता है तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाता है पुर्तगाल से। अब शुरू में जो पुर्तगाल एक हीरो के रूप में भारत में आया था, उसके बाद उसके जैसा और हीरो भारत में आना शुरू होता है। जैसे फिर उसके बाद डच भी आना शुरू होता है, तो डच और पुर्तगाल के बीच कुछ झड़प होता है। और उसके बाद एक समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण हीरो के रूप में एंट्री मारेगा अंग्रेज। और जब अंग्रेज एंट्री मारेगा तो ये जितना भी हीरो बन रहे थे इससे पहले, पुर्तगाल, डच, और उसके बाद जो फ्रांस हीरो बनने की कोशिश करेगा, ये सबको विलेन बना देगा। और अंततः हीरो बनेगा कौन? अंग्रेज बनेगा। और अंग्रेज हीरो के रूप में ये सबको विलेन के रूप में हराएगा। जैसे पुर्तगाल को हरा देगा सोआली का युद्ध में 1612 ईस्वी में, डच को हरा देगा बेदारा के युद्ध में 1759 ईस्वी में, और इसी तरह से फ्रांस को भी हम लोग देखे थे वांडीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में हरा देता है। और जो हिंदी सिनेमा देखते हैं उसमें हीरो का अंततः विजय होता है, तो उसी तरह से अंग्रेज भी अंततः विजय करता है भारत पर। और इस तरह से अंग्रेज अपना साम्राज्य स्थापित करता है भारत में, और सब अनेक जो शक्तियां था, यूरोपीय शक्तियां था, उसको हरा देता है। और कल हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ये भी देखे थे कि क्यों अंग्रेज हरा दे रहा था। मान लीजिए कि अंग्रेज के पास कुछ पावर था, सपोर्ट था, कुछ ऐसा परिस्थिति था जो हम लोग देखे थे। फ्रांस क्यों अंग्रेज से असफल हो गया, तो ये सब चीज़ हम लोग देखे थे। तो इस तरह से हम लोग पूरा देख चुके हैं कि अंग्रेज का नौसेना भी मजबूत था, अंग्रेज एक प्राइवेट कंपनी था, और अंग्रेज को ब्रिटिश सरकार से भी बहुत सारा सपोर्ट था। सरकार से सपोर्ट ऑब्वियस सा बात था कि रहेगा, क्योंकि सरकार को भी बहुत सारा कंपनी राजस्व भेज रहा था, तो सरकार वहाँ का भी सपोर्ट करता था। देखे थे कि किस तरह से बैंक ऑफ इंग्लैंड के रूप में बैंक बना के भी सपोर्ट करता है कंपनी को। तो इस तरह से पूरा हम लोग यूरोपीय शक्तियाँ देख लिए। और यूरोपीय शक्तियाँ में अंततः जो हीरो के रूप में विजय होता है अंग्रेज, उसको भी देख लिए। और क्यों विजय होता था ये कारण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लगभग हम लोग का यूरोपियन शक्तियाँ कंप्लीट हो चुका है। यूरोपियन शक्तियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। और आपको मैक्सिमम सवाल क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हो और लगभग सब्जेक्टिव भी आप पकड़ सकते हैं। जितना आप पढ़ लिए हैं यहाँ इस वीडियो में, वीडियो के थ्रू सारे लेक्चर से 3 लेक्चर पीछे पढ़े हैं, और तीनों लेक्चर से आप लगभग क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। और उसी से रिलेटेड आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में मिल जाएगा। कहीं कोई एग्जाम में पूछा होगा, बीपीएससी में पूछा होगा, कोई आईएएस का एग्जाम में भी पूछा होगा, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा होगा, रेलवे में, एसएससी में भी एग्जाम में पूछा होगा, बैंक में भी, बहुत सारा स्टेट पीसीएस में ये सब एग्जाम पूछा है। तो मैं इसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ही सिलेक्ट किया हूँ। और इसको एक एक करके क्वेश्चन को ही डिस्कस कर लेंगे। और आपको एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन भी बनेगा यहाँ डिस्कस करेंगे तो। और उसके बाद आप घर पे इतना पढ़ चुके हैं, तो घर पे आपका फर्ज भी कुछ बनता है। आपको मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपको अगर किताब पढ़ने का समय नहीं है तो किताब नहीं भी पढ़ सकते हैं, केवल वीडियो देखिए और ऑब्जेक्टिव कोई किताब निकालिए और उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, और क्वेश्चन बनेगा आपका। और उससे पहले इतना क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, उसको निकाला हूं मैं, और उसको आज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। और
ठीक है, तो देखिए किस तरह से पहला क्वेश्चन है। यहाँ पहला क्वेश्चन है दोस्त, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया। जब फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि वास्को डी गामा एक नया समुद्री रास्ता का खोज कर रहा था, क्योंकि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अरबों का आक्रमण हो गया था, तो स्थल मार्ग जो है वो कट कर दिया जाता है अरबों के द्वारा, उससे व्यापार करने से रोक दिया जाता है यूरोपियन को, तो इसीलिए नया नया रास्ता खोजा जा रहा था। तो नया नया रास्ता वास्को डी गामा खोजने की कोशिश करता है। तो आपको पता होगा कि जब वास्को डी गामा को भेजता है प्रिंस हेनरी, जिसको द नेविगेटर बोलते हैं, तो वो भारत का रास्ता खोजने आता है, तो केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आता है। तो केप ऑफ गुड होप में जब वो आता है तो वहाँ अबुल मजीद नाम का व्यापारी उसको मिलता है, वो मदद करता है। और उसके बाद 1498 ईस्वी में 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है, और उसमें आपको बताया था कि कालीकट में जयमोरिन नाम का व्यक्ति शासन कर रहा होता है। तो इस तरह से दोस्त इस क्वेश्चन में देखिए कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया। ऑप्शन में दिया हुआ है 1350 ईस्वी, 1498, 1530, 1612। तो आप आसानी से इसमें ऑप्शन को चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, क्योंकि 1498 में ही वास्को डी गामा भारत आया था। और एक बात और आपको बताया था कि वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। प्रथम बार 1498 ईस्वी में आता है, उसके बाद वापस व्यापार करके ले जाता है, तो 60 गुना मुनाफा भी कमाता है। और दूसरा बार 1502 ईस्वी में आता है, और तीसरा बार 1521 ईस्वी में आता है। और तीसरा बार जब भारत आता है तो उसका मृत्यु भारत में ही हो जाता है। तो और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है दोस्त कि निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित था। नीला जल योजना से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसको हिंदी में लिख दिया है। मैं आपको पढ़ाया था जब पुर्तगाल का जो गवर्नर पढ़ा रहा था अल्मीडा, तो अल्मीडा के बारे में पढ़ाया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया था। वो ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा लागू किया था इंडिया में। और ये पॉलिसी के तहत हम लोग 2 चीज डिस्कस किए थे, फितोरिया सिस्टम, काटज सिस्टम। काटज पत्ती में हम लोग देखे थे कि किस तरह से पुर्तगाल तो जो था अन्य व्यापारिक कंपनी जो व्यापार करता था व्यापारी को काटज के रूप में पास इशू करता था, पास जारी करता था, और फितोरिया के रूप में एंट्री फीस वसूलता था। तो वो हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी में पढ़ चुके हैं डिटेल से पिछले क्लास में। तो वही पूछा गया है कि नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी किस गवर्नर से संबंधित है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है द अल्मीडा, द रॉबर्ट, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव डुप्ले, अल्बुकर्क। तो आप यहाँ ध्यान से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको आंसर पता चल रहा होगा कि अल्मीडा ही होगा, क्योंकि अल्मीडा पहला गवर्नर था पुर्तगाल का, वही ब्लू वाटर पॉलिसी भारत में इंप्लीमेंट करता है। और रॉबर्ट क्लाइव तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव पुर्तगाल का था नहीं, ये अंग्रेज संबंधित लग रहा है। डुप्ले है फ्रांसीसी। अल्बुकर्क में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अल्बुकर्क आपको बताए थे कि पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर था, तो उसको बारे में आगे देखेंगे क्वेश्चन। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा दोस्त, वो ए नंबर आंसर सही होगा, द अल्मीडा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो मध्यकाल में बोला जा रहा है, तो मध्यकाल जब देखिए पुर्तगाल जब भारत में व्यापार करने आ रहा था, वास्को डी गामा भारत आ रहा था, कब समय देखिए उसका टाइम पीरियड क्या है, 1498 ईस्वी, 1500 ईस्वी। तो 1500 ईस्वी में आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में कोशिश करिए जानने का कि किसका शासन चल रहा है। मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है, मुगल का शासन चल रहा है भारत में। तो मुगल वंश किस समय में पढ़ा जाता है, मध्यकालीन भारत में पढ़ रहा है, वही मध्यकाल का यहाँ बात लिखा हुआ है दोस्त। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन थे? अंग्रेज थे, डच थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे। तो मध्यकाल का समय वही है दोस्त, 1500 ईस्वी, 1707 ईस्वी तक लगभग। तो उसमें सबसे सर्वप्रथम व्यापार बोल रहा है, सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम आपको ऑब्वियस सी बात है अंग्रेज का व्यापार स्थापित करता है। अंग्रेज स्थापित करता है 1608 ईस्वी में, अपना कैप्टन हॉकिंस को भेजता है, 1600 ईस्वी में कंपनी बनाता है, उसके बाद ही करेगा। और डच देख लीजिए कि डच अपना प्रतिनिधि, डच भारत में व्यापार करने की कोशिश भी करेगा, तो 1602 में अपना फैक्ट्री कंपनी बनाएगा, उसके बाद 1605 ईस्वी में फैक्ट्री बनाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कि पुर्तगाल जो है, अंग्रेज का पहला फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में खुला था अस्थायी रूप से, और 1611 में अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में खुला था। तो इस सब का समय देखिए कि 1600 के बाद है। लेकिन पुर्तगाल का देखिए कि पुर्तगाल अपना पहला फैक्ट्री 1500 ईस्वी में खोल लेता है, और उसके बाद फ्रांसीसी अपना 1667 पहला फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में खोल लेता है। तो आप यहाँ टाइम लाइन से ध्यान देखिए कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध कौन स्थापित कर रहा है, पुर्तगाल कर रहा है 1500 ईस्वी में ही। तो इस तरह से आंसर तीसरा नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा दोस्त। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था।
क्वेश्चन पूछा गया है कि पुर्तगाल उपनिवेश, जब पुर्तगाल भारत में आया, वास्को डी गामा भारत में आया रास्ता खोज के, उसके बाद भारत से व्यापार स्थापित करना शुरू किया, बहुत सारा फैक्ट्री लगाना शुरू किया, तो वो अपना गवर्नर बोले थे कि गवर्नर यहाँ नियुक्त कर रहा था, वायसराय नियुक्त कर रहा था। तो पुर्तगाल का प्रथम वायसराय, प्रथम गवर्नर कौन था? तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े नीला जल का योजना जो लागू किया था, अल्मीडा ही था जो पहला गवर्नर था। यहाँ ऑप्शन ऐसे देखिएगा तो ऑप्शन देख के भी पकड़ सकते हैं, जैसे में पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय पूछा गया है, तो वास्को डी गामा तो वायसराय कभी बना ही नहीं था, तो इसके बारे में कंफ्यूजन मत रखिएगा, वास्को डी गामा वायसराय नहीं था पुर्तगाल का। और उसके बाद में डुप्ले के बारे में हम जान चुके हैं कि डुप्ले फ्रांस का गवर्नर था, पढ़े हैं। तो कंफ्यूजन दोस्त लोगों को हो सकता है अल्मीडा में, अल्बुकर्क में, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, जो अल्बुकर्क को पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है भारत में, और वास्तविक संस्थापक जो है प्रथम के बाद ही आता है, और प्रथम था अल्मीडा, और अल्मीडा ही ब्लू वाटर पॉलिसी को स्थापित करता है भारत में। तो इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर अल्मीडा हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वास्को डी गामा जब भारत आया उस समय उत्तर भारत में किसका शासन था? इसके बारे में हम पहला क्लास में डिस्कस किए थे कि जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर आता है, जब जमोरिन उसको स्वागत करता है, तो उस समय उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा होता है। और दिल्ली सल्तनत में भी अगर उसके अंदर जाइएगा तो उसके अंदर भी 5 वंश है, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम लोग तो उसके पढ़ लेंगे उसमें, लेकिन उसमें 5 वंश में लोदी वंश का शासन चल रहा होता है। और लोदी वंश में भी 3 राजा थे, जो बहलोल लोदी थे, लोदी वंश का स्थापना करता है, उसके बाद सिकंदर लोदी था, और सिकंदर लोदी के बाद एक इब्राहिम लोदी आता है। तो जब वास्को डी गामा जब भारत आया था ना, उसमें उत्तर भारत में शासन कर रहा था ना, देखिए आप ऑप्शन से इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन आपको अब याद रहना चाहिए, जब क्लास किए हैं, पढ़े आप यहाँ डिटेल में, तो आपको याद रहना चाहिए कि जब भारत आया था उसमें सिकंदर लोदी का शासन था। डी नंबर आंसर होगा। सिकंदर लोदी का जो कार्यकाल था 1489 ईस्वी से, सिकंदर लोदी का जो कार्यकाल था दोस्त 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक, तो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी का कार्यकाल रहता है, और 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। तो आपको यहाँ ध्यान दीजिए 1489 से 1517 के बीच में ही 1498 पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वास्को डी गामा भारत आएगा उसमें उत्तर भारत में शासन कौन कर रहा होगा? सिकंदर लोदी शासन कर रहा होगा। और उसके बाद आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं जहांगीर, तो जहांगीर का शासनकाल देख लीजिए कब था। उसके बाद में अकबर, तो अकबर का 1556 से 1605 ईस्वी तक शासनकाल है। बहलोल लोदी तो लोदी वंश का स्थापना ही करता है, तब 1451 से 1489 तक इसका शासन रहता है। तो इस तरह से इसका आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्त। और उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इसको भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एक क्वेश्चन को भी, लेकिन अगर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट, आप ध्यान दीजिए इसका टर्मिनोलॉजी पर, इसका जो टर्म है इसको पर ध्यान दीजिए। समुद्री लूटपाट बोल रहा है। आपको बोले थे, समझाए थे कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी था, नीला जल योजना था, उसके अंदर जो फितौरिया और काटज जो पत्ती लागू किया था पुर्तगाल, उसके द्वारा क्या कर रहा था? वो रंगदारी टैक्स ही वसूल रहा था। और रंगदारी टैक्स एक प्रकार का क्या हुआ दोस्त? समुद्री लूटपाट ही हुआ। आपको उसमें एग्जाम्पल भी दिए थे कि अभी जो मूवी बनाया देखे होंगे पायरेसी पर जो बना था, जैक स्पैरो का मूवी था, तो उसमें क्या करता है? वो भी समुद्र में लूटपाट काम करता है। उस मूवी में यही चीज दिखाया गया है। तो वही जो समुद्र लूटपाट से संबंधित है दोस्त। और दूसरा चीज बंगाल की खाड़ी में समुद्र में हो रहा है। और हुगली नदी का, अब ये मैं आपको डिटेल में पॉइंट भी लिखा चुका हूं कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो अड्डा बनाया था पुर्तगाल, आंसर हो जाएगा इसका दोस्त। फ्रांसीसी बी नंबर पर है पुर्तगाल, सी नंबर पर डच है, डी नंबर पर अंग्रेज है। तो अंग्रेजी, डच और फ्रांसीसी नहीं, आंसर क्या होगा? पुर्तगाल होगा। इसका ब्लू वाटर पॉलिसी ध्यान रखिएगा, फितौरिया सिस्टम और कार्टेज पत्ती को ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि लंदन में, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? और ऑप्शन क्या दिया हुआ है? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। आपको फंसाने के लिए ऑप्शन में ए नंबर में जहांगीर दिया हुआ है।
लड़कन अगर लड़कन जो अगर ध्यान से नहीं पढ़ेगा इस क्वेश्चन को, उसको लगेगा कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था, तो वो सोचेगा कि जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था, थॉमस रो आया था, तो जहांगीर ही मार देते हैं, ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो यहाँ लिखा हुआ है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था दोस्त? 1600 ईस्वी में। तो लंदन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना है वो 1600 ईस्वी में होता है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। आप ध्यान से देखिए कि 1600 ईस्वी में जहांगीर यहाँ बादशाह नहीं बना था मुगल का। 1605 तक तो अकबर ही शासन करते रहता है। 1556 में जब अकबर बादशाह बनता है मुगल का, उसके बाद 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन मुगल से रहता है। तो इस तरह से आंसर इसका ए नहीं होके बी होगा दोस्त। 7वां नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली का युद्ध में हराया? तो इसके बारे में भी हम लोग एक कहानी देखे थे कि जब पुर्तगाली भारत में व्यापार कर रहा था और अंग्रेज व्यापार करना चाह रहा था और अंग्रेज अपना फैक्ट्री खोलना चाह रहा था, तो अंग्रेज फैक्ट्री खोलना चाह रहा था सूरत में, लेकिन ये पुर्तगाली था। आपको बताया था कि पुर्तगाली जो है जहांगीर का कान भरते रहता है, बोलता है कि अंग्रेज बहुत खराब लोग हैं, अंग्रेज मेरा दुश्मन है और उसको आप यहाँ फैक्ट्री नहीं खोलने दीजिए सूरत में। तो जहांगीर इसका बात मानते रहता है, सोचता है सही बोल रहा है पुर्तगाली, और इसी वजह से अंग्रेज को जो कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था, उसको फैक्ट्री खोलने की अनुमति सूरत में नहीं मिलता है दोस्त। तो इसलिए अंग्रेज भी फ्रस्ट्रेट होते रहता है, पुर्तगाली से गुस्सा होते रहता है, खटास, दोनों को रिश्ता में खटास पैदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी के कारण वह अंग्रेज अपना एक अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में फैक्ट्री खोल लेता है। कहा कि व्यापार करना तो जरूरी था अंग्रेज को, उसको कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री चाहिए था। लेकिन अभी यहाँ ऐसा सिचुएशन बन रहा था 1608 ईस्वी के आसपास कि उसको पुर्तगाली उसको फैक्ट्री खोलने नहीं दे रहा था। तो इसीलिए अंग्रेज अपना एक फैक्ट्री 1611 ईस्वी में अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में खोल लेता है और उसके बाद सोचता है कि बाद में निपटेंगे पुर्तगालियों से, देखते हैं क्या करता है आगे। तो वही निपटने के लिए यहाँ पुर्तगालियों को स्वाली का युद्ध, स्वाली एक जगह है दोस्त सूरत में, और सूरत में ही स्वाली एक जगह है, वहां पे युद्ध हो जाता है अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच। ऑब्वियस सी बात है युद्ध होगा। अंग्रेज अपना फैक्ट्री खोलना चाह रहा है, पुर्तगाल उसको खोलने नहीं देना चाह रहा है। तो इसलिए पुर्तगाल अंग्रेज को भी लगेगा तुमको क्या परेशानी है भाई, हम जहांगीर से परमिशन मांग रहे हैं और तुम क्यों जहांगीर को भड़का रहा है। तो अंग्रेज पहले सोचता है कि पहले पुर्तगाली को ही साफ करो, तब जहांगीर अपने आप परमिशन दे देगा, कि इसी की वजह से जहांगीर परमिशन नहीं दे रहा है। तो अंग्रेज का कौन अधिकारी था, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली का युद्ध में हराया? और ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन देखिएगा, सर आयरकुट, रॉबर्ट क्लाइव, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो। अगर आप ध्यान से पिछला लेक्चर सुने होंगे तो आप ध्यान से देखिए कि सर आयरकुट किसके समय में था दोस्त? सर आयरकुट वांडीवास के युद्ध में इसको हम लोग देखे थे। वांडीवास के युद्ध फ्रांस के साथ जो हुआ था काउंट डी लाली के साथ, तो यहाँ देखे थे। तो ये स्वाली का युद्ध में नहीं आएगा, काहे कि इसका जो समय है 1760 ईस्वी के आसपास, तो हम लोग इसको देख रहे हैं। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ था। कम से कम इतना डेट याद रखिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको आसान हो जाएगा। स्वाली का युद्ध देखिए 1612 ईस्वी में हो रहा है, और सर आयरकुट काउंट डिलाली से वांडीवास का युद्ध कब लड़ रहा है? 1760 ईस्वी में। कभी संभव हो सकता है कि सर आयरकुट आंसर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में हो रहा है। तो समय का डिफरेंस देख रहे हैं, 160 साल का समय। 160 साल तक कौन व्यक्ति जिंदा रहता है दोस्त? ये आंसर ऐसे अपने आप एलिमिनेट हो रहा है सर आयरकुट का। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को भी देखिए, रॉबर्ट क्लाइव भी ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसका समय देखिए कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ता है। प्लासी का युद्ध कब होता है दोस्त? 1757 ईस्वी में। बड़ी हुआ होगा तो 10-15 साल पहले से भारत में और रह रहा होगा, मद्रास में रह रहा था। तो आप इसमें भी देखिए कि 1612 और 1757 में कितना का डिफरेंस है? लगभग 150 साल का डिफरेंस है। तो 150 साल पहले कोई व्यक्ति कैसे यहाँ आके स्वाली के युद्ध में लड़ाई लड़ सकता है? तो इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है दोस्त। अब उसके बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को थॉमस बेस्ट और थॉमस रो में, क्योंकि थॉमस रो का समय भी देखिएगा कि 1615 ईस्वी में ही ये जहांगीर के दरबार में एक बार आता है, और थॉमस बेस्ट 1612 ईस्वी में इसका कुछ रोल है, वही आज ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों में अंतर थोड़ा सा समझ लेते हैं। थॉमस रो जो व्यक्ति था, ये दूत था ब्रिटेन का, जैसे कैप्टन हॉकिंस दूत था ब्रिटेन का। वो जहांगीर के दरबार में आता है और उससे परमिशन मांगता है फैक्ट्री खोलने के लिए सूरत में और पश्चिमी तट में। तो जब उसको नहीं मिलता है, तो कैप्टन हॉकिंस को जब परमिशन नहीं मिलता है सूरत में, और उसके बाद उसको लगभग स्वाली का युद्ध लड़ना पड़ता
पड़ता है। और उसके बाद 1613 ईस्वी में जहांगीर फिर परमिशन दे देता है अंग्रेज को सूरत में फैक्ट्री खोलने का, और क्योंकि सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया जाता है अंग्रेज के द्वारा। और थॉमस रो भी एक दूत था दोस्त, थॉमस रो दूत था, और ये 1615 ईस्वी में आया था। जब उसको परमिशन मिल जाता है सूरत में फैक्ट्री खोलने का, तो थोड़ा सा अंग्रेज को लगता है कि चलो थोड़ा सा मिला है तो और हो सकता है कि कोशिश करके देखते हैं, जहांगीर से कुछ भीख मांग के देखते हैं कि कुछ और जगह पर वो अपना फैक्ट्री खोलने के लिए दे देता है कि नहीं देता है परमिशन। तो उसी के लिए थॉमस रो को भेजा जाता है 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, और इसको बोला जाता है जहांगीर को कि साहेब आप अपना जो मुगल का आपका इतना बड़ा साम्राज्य है वो सारे जगह आप हमको फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दीजिएगा। यहाँ एक कंफ्यूज कभी मत करिएगा कि 1615 ईस्वी में जहांगीर इसको मुक्त व्यापार का फरमान कभी नहीं जारी किया था। ना मुक्त व्यापार का 1615 ईस्वी में जारी होगा, ना 1613 ईस्वी में जारी होगा। मुक्त फरमान औरंगजेब उसको जारी करता है बंगाल में 1691 ईस्वी में, उसके बाद में फर्रुखसियर जारी करता है 1707 ईस्वी में। तो एक कंफ्यूज कभी मत रहिएगा कि थॉमस रो जो 1615 ईस्वी में मुक्त व्यापार का फरमान जारी कर दिया था। मुक्त व्यापार बहुत अलग चीज होता है दोस्त। यहाँ इसको केवल और केवल जहां जहां मुगल का साम्राज्य था वहां केवल फैक्ट्री खोलने का अधिकार दिया था, थॉमस रो को परमिशन दे देता है। इससे पहले आपको बता चुके कि 1613 में सूरत में फैक्ट्री खोलने का परमिशन मिल गया इसको सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों के हराने के बाद, और उसके बाद में थॉमस रो की परमिशन मिल जाता है, पूरा मुगल साम्राज्य में फैक्ट्री खोलने का अधिकार मिल जाता है और व्यापार करने का अधिकार भी मिलता है, लेकिन मुक्त व्यापार करने का अधिकार नहीं मिलता है। इसमें कंडीशन रहता है। जहांगीर बोलता है तुम व्यापार करो, तुमको व्यापार करने का हम अधिकार अपना पूरा साम्राज्य में दे दिए हैं, और इससे क्यों दे दिए तुमको, ऐसे थोड़े दे दिए हैं, हमको भी फायदा होगा, राजस्व रूप से फायदा होगा, तुम मुझे टैक्स दोगे, तुम व्यापार करो मुझे टैक्स दोगे इसलिए व्यापार कर सकते हो, तो फायदा होता था। तो आप यहाँ थॉमस रो दूत था, ये युद्ध नहीं किया था। थॉमस बेस्ट, दोनों को नाम में थोड़ा सा सिमिलरिटी है, समानता है, इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो थॉमस बेस्ट नाम का जो सेनापति था, अधिकारी था अंग्रेज का, वो सवाली का युद्ध लड़ता है 1612 ईस्वी में, उसमें पुर्तगालियों को हरा देता है। तो आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का दोस्त सी हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रथम कर्नाटिक युद्ध तत्कालिक कारण। क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आया तो क्वेश्चन पर थोड़ा सा जोर देके क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कुछ टर्म यूज किया जाता है, और वो टर्म यूज किया जाता है आपको गलत करवाने के लिए, आपसे आंसर गलत करवाने के लिए वो वैसा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए कि अगर आप नॉर्मल अगर आंख मूंद के आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आप यहाँ फंस जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम कर्नाटिक युद्ध के तत्कालिक कारण। लेकिन आप इसका ऑप्शन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन बनाने से पहले ऑप्शन देखिए। ए नंबर में क्या है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। लेकिन जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार आप पढ़िएगा तो आपको तो हम भी लिखा चुके हैं कि कारण था, प्रथम कर्नाटिक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। तो आप ऑप्शन आंख मूंद के मार दीजिएगा, सी बोलिए कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। सर तो पढ़ाए ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, देखो पूछा क्वेश्चन प्रथम कर्नाटिक युद्ध का तत्कालिक कारण, लेकिन तत्कालिक पर आप ध्यान नहीं दिए कि तत्कालिक पूछ रहा है, केवल ध्यान दिए किस चीज पर, प्रथम कर्नाटिक युद्ध के कारण पर आप ध्यान दिए और ऑप्शन मार के आ गए सी। लेकिन आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्त। तत्कालिक कारण पूछा जा रहा है, इसको भी समझा देते हैं, आप ध्यान से समझिए इसको कि तत्कालिक कारण क्वेश्चन में पूछा गया है। कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तत्कालिक कारण पूछा गया है प्रथम कर्नाटिक युद्ध का। अब प्रथम कर्नाटिक युद्ध कहाँ हो रहा है दोस्त, भारत में हो रहा है। भारत में किसके बीच हो रहा है, अंग्रेज और फ्रांस के बीच हो रहा है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का जो हम बताए थे कारण, प्रथम कर्नाटिक युद्ध एक कारण बनता है जरूर, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का ही कारण बनता है। लेकिन ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का कारण कहाँ रहता है, यूरोप में रहता है। ये कारण यूरोप में रहता है, और यूरोप में फ्रांस और अंग्रेज के बीच युद्ध होता है, और वही युद्ध जो है इंडिया में भी पसरते पसरते चला आता है कर्नाटक का युद्ध का। लेकिन मुख्य रूप से इसका देखिए डी नंबर जो ऑप्शन आप पढ़िए आंसर, अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसियों का जहाज का अधिग्रहण। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, इसको मान लीजिए ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार है ये कर्नाटिक युद्ध का बहुत बड़ा कारण है, इसको मानिए कि ये बहुत बड़ा कारण था, ठीक, जो कहाँ था, यूरोप में था। लेकिन उसके बाद देखिए जब बहुत बड़ा कारण बन चुका है यूरोप में भी फ्रांस और अंग्रेज दोनों लड़ रहे हैं आपस में, तब ऑब्वियस सी बात है कि भारत में भी अंग्रेज और फ्रांस थे, तो वो दोनों लड़ेंगे। तो लड़ेंगे ऐसे थोड़े लड़ लेंगे, कुछ ना कुछ एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जो आक्रमण करने की कोशिश करेंगे ना भारत में, उस समय लड़ने की कोशिश करेंगे, जब कोई बहाना ढूंढेगा ना भाई, मान लीजिए ऑस्ट्रिया तो
ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार तो यूरोप में चल रहा है, अंग्रेज तो भारत में एकाएक नहीं लड़ लेगा, बोलेगा कि यहाँ कोई कारण नहीं है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के कारण हम भारत में लड़ रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है। कारण ये बहुत बड़ा जरूर था भारत में युद्ध होने का, लेकिन भारत में जो तात्कालिक कारण था ना, तात्कालिक कारण का मतलब पूछा जा रहा है कि भारत में क्या कारण था। भारत में कुछ ऐसा घटना पहले घटा होगा प्रथम कर्नाटिक युद्ध के दौरान, जिसके कारण फ्रांस और अंग्रेज टकराए होंगे। कोई एक कारण हुआ होगा, उत्तराधिकार का कारण तो बड़ा था, उसके बाद भारत में कोई कारण डेवलप हुआ था, वो कारण कोई पूछ रहा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण। तो क्या होता है दोस्त, आपको कल जब फ्रांसीसी का असफलता के कारण आप पढ़ा रहे थे, तो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसियों का जहाज का अधिग्रहण कर लिया था। आपको बताया था कि अंग्रेज का जो शाही नौसेना था बहुत मजबूत था, बहुत तीव्र था, बहुत सशक्त था। तो जो अंग्रेज का जो नौसेना है ना, वो जो फ्रांसीसी जो जहाज जा रहा था, व्यापारी जहाज था, व्यापारिक रूप से जहाज था, वो सामान लेके फ्रांस जाता था। तो ये सोचता है कि चलो यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए हमारा देश और फ्रांस के बीच लड़ाई हो ही रहा है, तो अंग्रेज को मौका मिलता है, सोचता है कि चलो फ्रांस का ऐसे भी नौसेना कमजोर है और फ्रांस का व्यापारिक जहाज है, उसके ऊपर हम कब्जा कर लेते हैं। तो जब ये फ्रांस पर कब्जा कर लेगा, फ्रांस का जो व्यापारिक जहाज था उसके ऊपर अधिग्रहण कर लेगा दोस्त, तो उसी के बाद जो डुप्ले रहता है, उसमें गवर्नर, फ्रांस का गवर्नर रहता है डुप्ले, तो वो सोचता है कि अरे भाई ये तो अंग्रेज मेरा पानी वाला जहाज का कब्जा कर लिया है जो व्यापारिक रूप से जा रहा था। तो उसके बाद डुप्ले फिर रिएक्शन देता है 1746 ईस्वी में, और उसके बाद मद्रास पर कब्जा कर लेता है। तो तत्कालिक कारण क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पर, और उसके बाद में इसका आंसर ये सी नहीं हो के दोस्त डी होगा, क्योंकि जो सी वाला जो कारण हम बताए थे, यूरोप में कारण बताए थे, और यूरोप में कारण था, उसके बाद में यूरोप में युद्ध छिड़ता है दोनों के बीच, और वो युद्ध पसरते पसरते भारत में आता है। तो भारत में भी कोई बहाना ढूंढा जाएगा अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ाई का, और वो बहाना मिल जाता है, अंग्रेज ही बहाना दे देता है फ्रांस को, क्योंकि अंग्रेज का जो नौसेना मजबूत रहता है, इसको घमंड रहता है कि नौसेना मेरा बहुत मजबूत है, और फ्रांस के जहाज को कब्जा कर लेता है। और उसके बाद डुप्ले भी साम्राज्यवाद की नीति की ओर ही बढ़ रहा था, तो डुप्ले भी जाके जो अंग्रेज का जो वहां अथी था, प्रांत था मद्रास, तो मद्रास पर कब्जा कर लेता है। और उसके बाद आपको बताए ही थे पूरे आगे का बात की अंग्रेज कोशिश करता है, उस समय रॉबर्ट क्लाइव रहता है सेनापति, तो रॉबर्ट क्लाइव कोशिश करता है उसका पौंडीचेरी कब्जा करने का, तो पौंडीचेरी कब्जा करता है, लेकिन बाद में उसको पीछे हटना पड़ता है पौंडीचेरी से, क्योंकि पौंडीचेरी में बहुत अच्छा जो डुप्ले था बेस अपना स्टेब्लिश कर लिया था, इसलिए पौंडीचेरी में अंग्रेज को सफलता उतना ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन आपको बताया था कि अंग्रेज को यहाँ सफलता नहीं मिलता है, लेकिन अंग्रेज क्या करता है, उसमें उपनिवेश पूरा दुनिया में चल रहा था। तो कनाडा में एक प्रांत रहता है, फ्रांस का प्रांत रहता है क्यूबिक नाम का, और क्यूबिक को ही कब्जा कर लेता है अंग्रेज। अंग्रेज सोचता है कि चलो तुम मेरा वहां मद्रास कब्जा करके रखा है भारत में, तुम्हारा हम क्यूबिक को ही कब्जा कर लेते हैं कनाडा में। तो इस तरह से युद्ध आगे बढ़ता है दोस्त। क्यूबिक आज भी कनाडा में एक प्रांत है, और आप कनाडा में जाइएगा तो दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा भाषा बोले जाने वाला फ्रेंच ही है, क्योंकि अभी भी फ्रेंच लोग वहां रहते हैं ज्यादातर। तो इस तरह से अंग्रेज और फ्रांस के बीच दूसरा प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में आपको बता दिए कि तत्कालिक कारण क्या था, अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। ये ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन कभी भी कोई भी एग्जाम दीजिए, आप छोटा एग्जाम दीजिए चाहे बड़ा एग्जाम दीजिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको लगेगा मैं सही बना के आया हूँ, आप एकदम कॉन्फिडेंस में रहिएगा, कट ऑफ पार कर रहे हैं, कट ऑफ पार कर रहे हैं, लेकिन घर आइएगा तो पता चलेगा क्वेश्चन पूछा था तत्कालिक कारण, हम कारण समझ के ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, और आगे आप पढ़ भी नहीं पाइएगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया है। ऑप्शन भी जब एग्जामिनर बनाता है तो बहुत सोच समझ के बनाता है, फंसाने वाला ऑप्शन पहले रख देगा और जो सही आंसर रहेगा वो बाद में रखेगा, कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाइए। पहले आंसर मार लीजिए सही, खुश हो जाइए, गलत करके आप घर जाइए। तो इस तरह से आप पूरा ऑप्शन को पढ़िएगा, पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा, और आंसर देखिए तत्कालिक कारण था दोस्त अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में किराए पर देना आरंभ किया था। जो सेना था, सर्वप्रथम यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में किराए पर देना आरंभ किया था। इसका मतलब हुआ दोस्त कि मान लिया कि यूरोपीय बहुत सारे थे, फ्रेंच थे, पुर्तगाल था, अंग्रेज था, तो उस सबके पास कुछ ना कुछ सेना था। तो वो सेना जो था, भारतीय जो राजा था, भारतीय राजा अगर लड़ाई करता है बगल पड़ोसी वाला राजा से, तो जब पड़ोसी वाला राजा से लड़ाई करता है तो कभी कभी वो राजा अगर कमजोर पड़ेगा तो यूरोपियन का सहायता लेता था, बोलता था कि भाई हमको तुम सहायता दे दो। तो उस सबसे पहले कौन ये प्रथा शुरू किया था? तो सबसे पहले फ्रांस शुरू किया था ये प्रथा, और फ्रांस में डुप्ले शुरू किया था, पैसा लेकर अपना सेना देने का, राजा को सेना देता था और किराया लेता था उसके बदले में। तो इसी को आगे चल के देखिए कि यहाँ जो ऑप्शन में बेलेजली भी दिया हुआ है, तो बेलेजली से कंफ्यूज मत होइएगा, सहायक संधि एक प्रकार का है। तो सहायक संधि जो है ना दोस्त, जैसे में डुप्ले
कोई बता दिया कि सबसे पहले सहायक संधि का जो, अगर इसको भी यूरोपीय सेना को अगर किराया पर दिया जा रहा था, ये भी एक प्रकार का सहायक संधि का ही रूप है। अगर सहायक संधि में देखा जाए तो सबसे प्रथम बार प्रयोग उसको भारत में करने की कोशिश करता है डुप्ले, और ब्लेजली उसका ही अंतिम स्वरूप देता है। तो इस तरह से इसका आंसर 10 नंबर का हो जाएगा दोस्त, ए नंबर आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 11वां नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज की सफलता और फ्रांस की असफलता के कारण। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि अंग्रेज क्यों सफल हो रहा है, फ्रांस क्यों असफल हो रहा है, इसका कारण पूछा गया है और ए ऑप्शन दिया गया है। आप इसको खुद से अभी बनाने का कोशिश करिएगा। जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो आप पॉज कर दीजिएगा, पहले खुद अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को, जब पिछले क्लास देखे होंगे जो, और उसके बाद देखिए बनता है कि नहीं। तो मैं जब अंग्रेज की सफलता और फ्रांस की असफलता के कारण पूछा गया है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है अंग्रेज को बंगाल विजय, ठीक। और दूसरा जो ऑप्शन है उसमें अंग्रेज का शाही नौसेना, और इसमें नीचे उत्तर दिया गया है, कुट दिया गया है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई नहीं सही है। तो आप ध्यान से पढ़िए कि कल हम बताए थे कि अंग्रेज सफलता क्यों पा रहा था, फ्रांस असफल क्यों हो रहा था। तो एक कारण आपको बताए थे, उस कारण में कि अंग्रेज को बंगाल विजय हो चुका था। 1757 ईस्वी में बंगाल में प्लासी का युद्ध जीत चुका था अंग्रेज, जिसके वजह से वहां से बहुत सारा राजस्व के रूप में सहायता मिल रहा था अंग्रेज को, और बहुत सारा जनशक्ति के रूप में सहायता मिल रहा था। तो इस तरह से पहला नंबर तो सही हो गया दोस्त। और दूसरा नंबर भी देखते हैं, अंग्रेज का शाही नौसेना। शाही नौसेना बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल निभाया था दोस्त अंग्रेज को सहायता में। आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको इतना पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान हो गया हो कि अंग्रेज का जो शाही नौसेना था बहुत सशक्त और तीव्र था। तो इस तरह से दूसरा नंबर भी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त। तो इसमें जो 11 नंबर का जो आंसर होगा वो सी होगा, दोनों 1 और 2। और एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा हुआ है दोस्त। तो इस तरह से हम लोग पूरा आज एक पूरा यूरोपीय शक्तियों को खत्म कर चुके हैं, और यूरोपीय शक्तियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल था उसको डिस्कस किए। और इस तरह से डिस्कस करने के बाद यूरोपीय शक्तियां एक पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको कंप्लीट हो चुका है दोस्त। और इसके बाद हम लोग भारतीय राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और आपका काम है कि आप जो नोट्स बनाए हैं, वीडियो देखे हैं, उसके बाद और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा घर पे, आपका बनेगा। और एग्जाम दीजिए बढ़िया से, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम देने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त।